ठीक है, स्लाइड को शेयर कर दिया मैंने यहाँ से। आज हम फंक्शंस, फॉर्मूला, सिंटैक्स, ग्रिड लाइन, इनके बारे में चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले हमने जो कल के अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया था, उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा फास्ट भी हो गया था कल, ये सब पॉइंट्स हमने फास्ट कवर किए थे। फिर भी कोई बात नहीं, हम यहाँ पे थोड़ा सा उसका रिवीजन करेंगे। कल हमने क्या किया था? कल हमने फंक्शंस के बारे में देखा था, फंक्शंस और एप्लीकेशंस ऑफ एमएस एक्सेल 2007 के। तो एमएस एक्सेल 2007 किस लिए यूज किया जाता है, उसके क्या बेनिफिट्स है, ये सब पॉइंट्स हमने इस टॉपिक में, इस स्लाइड में कवर किए थे। उसके बाद में हमने क्लासिफिकेशन किया था। ये क्लासिफिकेशन याद रखना है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको इस प्रकार से उस स्क्रीन का क्लासिफिकेशन करना है, जिस प्रकार हमने लास्ट सेम में किया था वर्ड का, उसी प्रकार से इस सेम में एक्सेल का क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, वही है, आपको याद आया होगा लास्ट। मगर इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो जो ये वर्किंग एरिया है, वर्कबुक एरिया, स्प्रेडशीट एरिया या बुक एरिया, इसका जो क्लासिफिकेशन किया है, इसके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं, मैंने उन सभी कॉन्सेप्ट को इसके अंडर इंक्लूड किया है, जिसमें वर्कबुक, वर्कशीट, कॉलम, रो, एक्टिव सेल, सेल ग्रिड, सेल पॉइंटर, सेल एड्रेस, सेल रेफरेंस, इन सभी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, उसके बाद में शीट टैब है और स्पेस बार है। तो ये क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। आगे जाएंगे हम। अब इस वर्कबुक एरिया में ये जितने भी कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं ना, उसी का थ्योरेटिकल पार्ट हमने कल डिस्कस किया था। इन सभी पॉइंट को बहुत ही फास्ट हमने कल कवर किया था, आज फिर उसका रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे वर्कबुक के बारे में क्या याद रखना है, वर्कबुक के बारे में, वर्कबुक क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्कशीट, यही बात याद रखना है। वर्कबुक क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्कशीट, जस्ट लाइक अ नोटबुक। ठीक है, तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट होती है। इसमें एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में हमने वर्कशीट के बारे में डिस्कस किया था। वर्कशीट क्या है? इट इज अ पेज इन अ बुक। ओके, a worksheet in the workbook is like a page in a notebook। जिस प्रकार से बुक में पेज होते हैं, उसी प्रकार से वर्कबुक में एक वर्कशीट होती है। ओके, वर्कशीट के बारे में आपको वर्कशीट को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है, ये याद रखना है। ओके, बाद में ये जो वर्कशीट होती है वो कैसे बनती है? जो ग्रिड लाइंस होती है या बॉक्सेस जो होते हैं, उन सभी बॉक्सेस का ये कंपाइलेशन होता है, या इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ये ऐसे एक छोटे सेंटेंस में भी आप इसको याद रख सकते हो। वर्कशीट क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑल सेल्स। जितने भी सेल्स होती है उन सभी को अगर आप जोड़ते हो, या उन सभी को आप ग्रुप में क्या कह सकते हो? वर्कशीट कह सकते हो। ओके, वर्कशीट में कितने कॉलम्स होते हैं और कितने रो होते हैं, ये यदि आप इसको याद में रखेंगे और आंसर में इसको इंक्लूड करोगे तो आपका आंसर बहुत ही इफेक्टिव बनेगा। ठीक है, तो ये याद रखना यहाँ पे इसमें। उसके बाद हमने गए थे कॉलम की तरफ। कॉलम के बारे में अगर कोई एमसीक्यू आता है तो ऐसा पूछा जा सकता है कि जो वर्कशीट में वर्टिक डैश लाइन जो होती है उनको कॉलम कहा जाता है, डैश डैश लाइंस। तो उसमें आपको वर्टिकल लाइंस इस वर्ड को याद रखना है। कॉलम के बारे में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, द वर्टिकल लाइंस इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड कॉलम। या ऐसा भी कहा जाता है कि द वर्टिकल लाइंस इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड डैश डैश डैश। तब आपको कॉलम ये आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको वर्टिकल लाइंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एमसीक्यू आ सकता है। आपको पूछा जा सकता है कि दी डैश लाइंस इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड कॉलम। तो आपको ऑप्शंस होंगे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, बोथ एंड नन ऑफ दीज। तो उस टाइम आपको वर्टिकल वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद में कॉलम के बारे में इसकी जो लेबलिंग होती है, या उसके जो कॉलम के जो लेबल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, तो आपको याद रखना है अल्फाबेटिकल फॉर्म में या कैरेक्टर फॉर्म में। उसके बाद में सीरीज भी आपको याद रखनी है। सीरीज किस प्रकार से होती है? जो अल्फाबेटिकल लेवल्स की जो सीरीज होती है, ए से स्टार्ट होता है, जेड जेड तक खत्म होता है, फिर जेड के आगे ए से स्टार्ट होता है, ए जेड तक वो
खत्म होता है। तो सबसे लास्ट वाली सीरीज क्या है, XFA और XFD, ये सीरीज याद रखना। ठीक है, ये तो हो गया कॉलम के बारे में। अब बाद में हम रो की तरफ गए थे, रो के बारे में ये जाना था कि अब ये क्या है, रो के बारे में जिस प्रकार कॉलम एक वर्टिकल लाइन है उसी प्रकार से रो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, अ स्पेस बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन वर्कशीट इज कॉल्ड रो। दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो स्पेस होता है उसको रो कहा जाता है। ठीक है, रो की लेवलिंग कैसी होती है, तो न्यूमेरिकल होती है, ये याद रखना। ओके, बाद में रो की जो लेबलिंग स्टार्ट होती है किस प्रकार से होती है, वो न्यूमेरिक होती है, मगर कहाँ से स्टार्ट होती है, तो एक से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ तक होती है, तो वो 10,48,576 तक वो एंड होती है। ठीक है, तो इसकी ये किस साइड होता है, तो लेफ्ट साइड में होता है, ये याद रखना है। ये ऑब्जर्वेशन ही आपको एमसीक्यू के लिए फायदेमंद रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमने सेल के बारे में देखा था। सेल क्या है, एक सेल द इंटरसेक्शन बिटवीन कॉलम्स एंड रोज इज कॉल्ड सेल। कॉलम और रो को कॉलम्स और रो का जब इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन जब होता है, एक कॉलम और रो का कनेक्शन जब होता है, तो उससे जो बॉक्स बनता है या ग्रिड बनती है उसको सेल कहा जाता है। तो इंटरसेक्शन या वर्ड याद रखना। उसके बाद सेल के लिए हर एक सेल को एक यूनिक नंबर होता है, यूनिक नंबर, तो उसको कहा जाता है सेल एड्रेस। और फॉर्मूला और फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी को कहा जाता है सेल रेफरेंस। ओके, तो सेल एड्रेस, यूनिक नंबर ऑफ सेल क्या होता है, वो सेल एड्रेस होता है। तो सेल एड्रेस के बारे में याद रखना। बाद में हमने देखा था एक्टिव सेल किसे कहेंगे, जिस सेल के चारों ओर आपको डार्क बॉर्डर दिखाई देगी उसी को आप एक्टिव सेल कहेंगे। ठीक है, तो एक्टिव सेल का यूनिक एड्रेस आपको कहाँ पे मिल सकता है, तो नेम बॉक्स में मिल सकता है। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, जो हमने कल इसके बारे में डिस्कस किया था। एक्टिव सेल मींस द सिलेक्टेड सेल व्हिच हैज अ डार्क बॉर्डर अराउंड इट देन अदर सेल्स। अन्य सेल की तुलना में जिस सेल के चारों ओर आपको डार्क बॉर्डर दिखाई देगी उसी को ही आप क्या कहेंगे, एक्टिव सेल कहेंगे, या सिलेक्टेड सेल भी उसको अलग एंगल से कहा जाता है। दिस सिलेक्टेड सेल कॉल्ड द एक्टिव सेल। ठीक है, द सेल एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल इज सीन इन द नेम बॉक्स। तो एक्टिव सेल जो होता है, उस एक्टिव सेल का जो सेल एड्रेस जो होता है वो आपको नेम बॉक्स में दिखाई देगा, या सेल रेफरेंस जो होता है वो आपको नेम बॉक्स में दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था सेल एड्रेस क्या है। सेल एड्रेस जो नेम बॉक्स में दिखाई देता है वही तो सेल एड्रेस होता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉलम्स, लेटर एंड रो नंबर। सेल एड्रेस लिखने का तरीका कैसा होता है, जिस प्रकार से हम अपने घर का एड्रेस लिखने का अपना एक पर्टिकुलर तरीका होता है, जैसे कि हम अपना नाम लिखते हैं, नाम के बाद अपने एरिया का नाम लिखते हैं, एरिया के नाम के बाद हम अपने गांव का नाम लिखते हैं, तालुका प्लेस हो तालुका लिखते हैं, या डिस्ट्रिक्ट प्लेस है तो डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं। तालुका प्लेस लिखने के बाद हम क्या करते हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद हम स्टेट को मेंशन करते हैं, और बाद में पिन कोड जो अपने तालुका लेवल का जो पिन कोड है उसको हम इंटर करते हैं। तो एक स्पेशल फॉर्मेट है, बराबर है, किसी कोई भी एड्रेस लिखने का। उसी प्रकार से सेल एड्रेस को लिखने का भी एक स्पेशल फॉर्मेट है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले कॉलम्स का जो लेटर होता है ए बी सी डी, ऐसा कुछ भी जो कॉलम्स के लेबल होते हैं ना, तो सेल एड्रेस लिखते समय कॉलम का जो लेटर है या लेबल जो है वो पहले आता है, और बाद में रो का जो नंबर होता है वो आता है। तो इनका कॉम्बिनेशन से जो एड्रेस होता है तो उसको हम सेल एड्रेस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ई10 में क्या है, ई कॉलम्स लेबल है, और 10 क्या है, रोज लेबल है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि सबसे पहले रो आ जाए और बाद में कॉलम का लेबल आ जाए, ऐसा नहीं होता सेल एड्रेस। तो सेल एड्रेस का फिक्स फॉर्मेट है ये। तो फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या है, किसी भी फर्स्ट सेल का बाय डिफॉल्ट सेल एड्रेस क्या होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट सेल एड्रेस क्या है, तो उस टाइम आपको ये A1 वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, A1 वाला, क्योंकि जब भी आप एक्सेल को ऑन करोगे तो आपको सबसे पहले एक्टिव सेल कौन सी दिखेगी, एक्टिव सेल A1 ही दिखेगी। उसका एड्रेस क्या है, A1, जो आपको नेम बॉक्स में दिखाई देगा।
और लास्ट वाला जो है सेल एड्रेस, तो ये XFD 10,48,576, ये इसका लास्ट वाला एड्रेस है, सबसे लास्ट वाला एड्रेस। ये ऐसा आपको नेम बॉक्स में दिखाई देगा। ये तो हो गया सेल एड्रेस के बारे में। उसके उसी प्रकार से हमने सेल रेफरेंस को भी देखा था। सेल रेफरेंस भी एक क्या है, यूनिक एड्रेस है, यूनिक नंबर है किसी भी एक सेल का। सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस दोनों ही कंसेप्ट एक ही है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, दोनों ही कंसेप्ट एक ही है, मगर इनको यूज अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। जब आप फॉर्मूला एंड फंक्शन के बारे में सेल एड्रेस की बात करोगे, तो आपको सेल एड्रेस ये वर्ड यूज न करते हुए आपको सेल रेफरेंस ये वर्ड यूज करना होगा, ठीक है। each cell of a sheet has a unique address। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो शीट का जो यूनिक एड्रेस होता है उसको क्या कहा जाता है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा सेल रेफरेंस कहा जाता है। ऑल एड्रेस that address is unique reference, the cell reference identify individual cell, row and column in a sheet। हर एक जो सेल रेफरेंस से हमें क्या पता चलता है कि पर्टिकुलर कौन सी रो है और कौन सी कॉलम है, तो उसका हमें आइडेंटिफिकेशन होता है, या उसका हमें एड्रेस पता चलता है इस सेल रेफरेंस से। ओके, ये तो हो गया इसके बारे में। पॉइंटर मूव के बारे में बताया था आपको। जो एरो बटन्स होती है, एरो बटन की मदद से हम सेल को किसी भी साइड में हम ले जा सकते हैं, तो उसी को कहा जाता है कि सेल पॉइंटर मूवमेंट। ओके, उसके बाद में हमें सेल रेंज के बारे में पता चला था। जब स्क्रीन के ऊपर मैंने कल बताया था कि दो या दो से अधिक आप जब सेल को सिलेक्ट करते हो, तो जो सिलेक्ट होने के बाद उस सिलेक्टेड सेल के चारों ओर आपको एक डार्क बॉर्डर दिखाई देगी, तो वो क्या होगा, वो सब सेल्स की रेंज हो गई। जितने सेल्स आपने सिलेक्ट किए थे उन सभी सेल्स को आप कलेक्टिवली क्या कहोगे, सेल रेंज कहोगे, ठीक है। रेंज इज अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर सेल्स। क्या है रेंज, दो या दो से अधिक सेल्स का कलेक्शन, जिसको हम सेल रेंज कहेंगे। A range is a group or block of cells in a worksheet that have been selected or highlighted। जो सिलेक्ट होने के बाद हाईलाइटेड होती है या डार्क बॉर्डर उनके चारों ओर हमें दिखाई देती है, तो जितने भी दो से अधिक हम सेल को सिलेक्ट करेंगे तब उसको कहा जाता है सेल रेंज। तो when cells have been selected, they are surrounded by a black border that is known as cells range। जो अभी मैंने कहा था कि जो ब्लैक बॉर्डर आपको दिखाई देगी वही सेल्स रेंज होती है। उसके बाद हमने देखा था ड्रैग एंड ड्रॉप माउस के पॉइंटर से हम इसको ऑपरेट करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप अगर आपको सीक्वेंस बनानी है तो दो सेल में आप जस्ट मैंने कल एग्जांपल बताया था, एक से मुझे 100 नंबर तक सेल में डेटा एंटर करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले सेल में एक प्रेस करूंगा, दूसरे सेल में 2 नंबर डालूंगा, दोनों सेल को सिलेक्ट करूंगा, और ड्रैग एंड ड्रॉप वाला फीचर जो माउस की पॉइंटर से मैं इसको यूज कर सकता हूँ। उसी एक्टिविटी को कहा जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग मीन्स ओढ़ना, ड्रॉप मीन्स छोड़ना। ओके, क्या पकड़ के उनको खींचना, और जो जिस सेल तक आपको उसको खींचना है वहां तक खींचो, और ड्रॉप यानी उसको छोड़ देना। तो ये एक्टिविटी है माउस पॉइंटर की मदद से हम इसको करते हैं, ठीक है। आगे जाएंगे। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। ग्रिड लाइंस, जो ग्रिड लाइंस जो होती है, जो लाइंस आपको दिखाई देती है एक्सेल के वर्कशीट में, वो इसी लाइंस को हम कहते हैं ग्रिड लाइंस। ये टेक्निकल भाषा में इसको लाइंस, जस्ट लाइंस नहीं कहते, इसको ग्रिड लाइंस कहते हैं। और सबसे इस ग्रिड लाइन की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो एक्सेल में आपको लाइंस दिखाई देती है वो सभी लाइंस नॉन प्रिंटेबल होती है। उसका मीनिंग क्या हो रहा है, यदि आप उसकी प्रिंट दे दोगे तो प्रिंट में कुछ नहीं आएगा। जैसे जिस प्रकार से आपको बॉक्स दिखाई दे रहे हैं वर्कशीट में, उसी प्रकार का प्रिंट आउट नहीं आएगा, ब्लैंक ही आएगा। इसलिए इसको द लाइंस आर नॉन प्रिंटेबल कहा जाता है। द लाइंस व्हिच सेपरेट रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ग्रिड लाइंस। जो लाइंस कॉलम्स को और रो को जो सेपरेट करती है, अलग अलग करती है, तो उन्हीं लाइंस को कहा जाता है ग्रिड लाइंस, और वो नॉन प्रिंटेबल होती है। यही बात
याद रखना इस ग्रिड लाइन के बारे में। नेक्स्ट हम जाएंगे लेबल्स के बारे में। जो लेबल्स के बारे में मैंने कहा था कि दोनों को ही लेबल्स होते हैं। लेबल्स मींस टाइटल, लेबल्स को क्या कहेंगे, टाइटल्स भी कहेंगे और हेडिंग्स भी कहेंगे। किसके हेडिंग्स, रो एंड कॉलम्स के हेडिंग। लेबल्स मींस टाइटल और हेडिंग्स ऑफ रो एंड कॉलम्स। The letters of the column and the numbers of the row are called labels. जो लेटर किसके हैं, कॉलम के, नंबर किसके हैं, रो के। तो इन कॉलम के लेटर्स को और नंबर के रो के नंबर्स को हम क्या कहेंगे, लेबल्स कहेंगे। इट इज डिस्प्लेड इन ग्रे बटन अक्रॉस द टॉप एंड लेफ्ट साइड ऑफ द वर्कशीट। अब ये कहाँ पे डिस्प्ले होते हैं, उसका प्लेस भी यहाँ पे इंक्लूड किया है। कहाँ पे, आर कॉल्ड लेबल्स। इट इज डिस्प्लेड इन ग्रे बटन। ग्रे कलर का जो बटन्स होते हैं, ग्रे कलर के फॉर्म में ये लेबल्स हमें दिखाई देते हैं। ओके, अक्रॉस द टॉप, टॉप साइड में जो ऊपर वाले साइड में क्या होता है, कॉलम के लेबल्स होते हैं। और लेफ्ट साइड में, वर्कशीट के लेफ्ट साइड में वर्टिकल लाइंस में हमें रो के नंबर्स दिखाई देते हैं। लेबल्स के बारे में भी आपको कुछ लिखना है तो इस प्रकार से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जाएंगे हम सेल आर्ग्यूमेंट। सेल आर्ग्यूमेंट इज द वैल्यू दैट फंक्शंस यूज्ड टू परफॉर्म calculations or any input we give to function is called an argument. Okay, अब इसका मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। एग्जैक्ट एग्जांपल समझ लेंगे, बाद में ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक्सेल को ऑन कर देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करना, मुझे क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, देख दो सेल में, अब इन तीन सेल में मैंने डेटा को इंटर्ट किया है, ठीक है। ये तीन सेल में इसका सेल एड्रेस क्या है, 75 का सेल एड्रेस क्या है, आप मुझे बताओ सेल एड्रेस क्या है 75 का। आपका आंसर मुझे चाहिए चैट बॉक्स में, फास्ट दे दो। 75 का सेल एड्रेस क्या है। इंद्रायणी करेक्ट आंसर आहे F12। ओके, मगर ये जो जाकिर ने जो आंसर दिया है इसका सेल एड्रेस ही गलत हो गया। जाकिर मैंने क्या कहा था आपको, सबसे पहले तो कॉलम्स का जो लेबल होता है वो सबसे पहले आता है और रो का जो लेबल होता है वो बाद में आता है। यहाँ पे आपने उल्टा सेल एड्रेस लिखा है, तो ऐसा उल्टा सेल एड्रेस नहीं होता है। ऐसा ऑप्शन आपको एमसीक्यू में कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है। तो याद रखना कि कुछ कोई भी सेल एड्रेस जो होता है, तो सेल एड्रेस लिखते समय क्या होता है, सबसे पहले कॉलम का टाइटल होता है और बाद में रो का टाइटल होता है। यहाँ पे कॉलम जो है वो F है और रो जो है वो कितने नंबर की रो है, 12th नंबर की रो है। तो यहाँ पे 12th नंबर की रो। अब यहाँ पे एड्रेस क्या हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो सेल एड्रेस F12 हो गया, ठीक है। अब आगे जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, इन जो तीन यहाँ पे जो मैंने डेटा इंसर्ट किया है, इनको मुझे क्या करना है, इनका एडिशन करना है इनकी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देख लेना, एक तो मैं फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ और फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ। फंक्शन और फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है वो आने वाली स्लाइड आपको बताएगी। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देख लेना कि इजिकल टू साइन दे दूंगा। अब इनकी एडिशन मुझे करना है 25 25 75। ऐसे आप जनरली आप अपने मन से भी कर सकते हो, ये इसका आंसर 125 आने वाला है, मगर फिर भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। किस प्रकार से कैलकुलेट करूंगा मैं, एक तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ और फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जो एटोसम का ऑप्शन है उसको मैं करूंगा, ठीक है। तो उसको ऑपरेट कर देता हूँ।
ऑटो फंक्शन, ये ऑटो सम वाला जो है उसको क्लिक कर देता हूँ। आ गया ये आंसर 125, बरोबर है। ऑटोमेटिकली मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑटो सम का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक किया, तो ये इसने इस ऑप्शन ने क्या किया, ऑटोमेटिकली इन तीनों की एडिशन कर दी। अब ये यहाँ पे क्लिक किया, 25 के ऊपर क्लिक किया तो नेम बॉक्स में इसका सेल एड्रेस दिखाई दे रहा है F10, और फंक्शंस वाले बार में 25 दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं सेकंड वाले 25 के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे नेम बॉक्स में आपको इसका सेल एड्रेस दिखाई दे रहा है F11, और फंक्शंस बार में कुछ भी नहीं, जितनी अमाउंट है वही अमाउंट यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसी प्रकार से 75 पर क्लिक करने के बाद फंक्शंस वाले बॉक्स में जितनी अमाउंट है या जितनी वैल्यू है वही आपको दिखाई दे रही है, मगर नेम बॉक्स में इसका सेल एड्रेस जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। मगर जब मैं इसके आंसर वाले या 25 वाले इसमें क्लिक करता हूं तो वो नेम बॉक्स में इसका तो सेल एड्रेस दिखाई दे रहा है, मगर यहाँ पे फंक्शन बॉक्स में कुछ तो भी अलग सा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देख लेना, इज इक्वल टू सम F10 ओके इज टू F12 ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है इसको, ये है सिंटैक्स। ओके, किसी भी फंक्शन और फॉर्मूला का जो पार्ट होता है, लिखने का जो तरीका होता है उसको कहा जाता है सिंटैक्स। ओके, फॉर्मूला या फंक्शन का सिंटैक्स। और यहाँ पे अभी जो हम देखने वाले, अभी जो हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं वो क्या है, वो क्या है, यहाँ पे क्या आया था, सेल आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पे पढ़ लेना, आपको क्लेरिफाई हो जाएगा। Cell argument is the value that functions use to perform calculation, or any input we give to a function is called an argument. Okay. अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है is equal to sum in bracket d5 is to d10 bracket close. The part between the bracket is known as argument. अब यहाँ पे क्लेरिफाई होगा, the part between bracket। अब ये जो दो यहाँ पे जो आपको ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट में d5 is to d10, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है, जो सेल रेंज है, उसको कहा जाता है सेल आर्ग्यूमेंट। किसको, जो ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है उसको कहा जाता है सेल आर्ग्यूमेंट। ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को यहाँ पे अब एग्जांपल में देख लेना, जो अभी एग्जांपल देखा था, तो यहाँ पे मुझे बताना आप इस एग्जांपल में कि सेल आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट कौन सा है, वो क्या है, इसमें बता देना। अब यहाँ पे उसी एग्जांपल से आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो इसमें सेल आर्गुमेंट क्या है, सेल आर्गुमेंट क्या है, आंसर देना। किस पार्ट को हम सेल आर्गुमेंट कहेंगे इस एग्जांपल में? आप अपना माइक ऑन करके भी बोल सकते हो। किस पार्ट को हम आर्गुमेंट कहेंगे, सेल आर्गुमेंट कहेंगे? बरोबर आहे इंद्रायणी? F10 to F11 वाला, F12 वाला जो पार्ट आहे, इथे 12 पाहिजे होता, तुम्ही जे आन्सर, हाँ बरोबर है। F13 तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें अभी मैंने क्या कहा, सेल आर्गुमेंट किसे कहेंगे? सेल आर्गुमेंट वो पार्ट है जिसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी फॉर्मूला में जो ब्रैकेट होता है, उस ब्रैकेट के अंदर जो मैटर होता है ना, उस मैटर को कहते हैं सेल आर्गुमेंट। जनरली इसमें सेल रेंज होती है। तो इन दो ब्रैकेट के बीच में जो आपको F10 इक्वल टू F12 दिखाई दे रहा है, F10 इज इक्वल टू, यहाँ पे F12 इंद्रा ने अभी आंसर करके दिया है, F10 इज टू F12 वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है दो ब्रैकेट के बीच में, उसी पार्ट को कहेंगे हम सेल आर्गुमेंट। ओके, तो याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेल आर्गुमेंट के बारे में, आपको क्वेश्चन आ भी सकता है, थ्योरेटिकली भी आ सकता है, और प्रैक्टिकली भी एमसीक्यू वाला भी आ सकता है। ठीक है, तो फिर से देखेंगे अभी
द सेल आर्गुमेंट इज द वैल्यू। क्या है सेल आर्गुमेंट? वो वैल्यू है दैट फंक्शंस यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन, जो कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला कैलकुलेशन के लिए यूज करता है, वो वैल्यू होती है जो ब्रैकेट के अंदर होती है। और एनी इनपुट वी गिव टू अ फंक्शन, या किसी फंक्शन या फॉर्मूला को जब हम एज ए इनपुट कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए इनपुट प्रेजेंट करते हैं या उसको इनपुट देते हैं, तो वो इनपुट वाला पार्ट जो होता है उसी को कहा जाता है सेल आर्गुमेंट। एग्जांपल में ये आपको क्लेरिफाई हुआ होगा कि एग्जैक्टली सेल आर्गुमेंट होती क्या है। तो जब ऐसा कोई फॉर्मूला या आता है या फंक्शन आता है, तो ये एक ही बात याद रखना है, जो ब्रैकेट वाला पार्ट होता है, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है उसको ही कहा जाता है सेल आर्गुमेंट। the part between the bracket is known as argument। ओके, तो ये क्लेरिफाई हो गया। आगे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे फंक्शन सिंटैक्स। सिंटैक्स, ओके, फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है? यहाँ पे जैसे कि इंग्लिश का सिंटैक्स होता है, मराठी का सिंटॅक्स होत आहे, काळांची प्रकार, सॉरी, वाक्यांचे प्रकार तुम्हाला माहिती, काळ माहिती। ओके, काळ लिहिण्याचं तुम्ही पहा की जर तुम्ही इंग्लिश ग्रामर शिकला असाल तर तुम्हाला प्रायमरी बेसिक लेवलला कसं शिकवलं जातं, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रियापदाचे पहिले रूप तिसरे रूप, ओके, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, ओके, आयएनजी वगैरे असं तुम्हाला ते एक फॉर्म्युला तयार करून दाखवलं जातं। ओके, तो जो फॉर्म्युला असतो ना, तो सेंटेन्स लिहिण्याचा फॉर्म्युला आहे, त्यालाच म्हटलं जातं ग्रामर सिंटॅक्स। ओके, तर त्याच पद्धतीने इथे काय की फंक्शन सिंटॅक्स आहे, कोणत्याही फंक्शनला तयार करण्यासाठी लागणारा फॉर्मेट, त्या फॉर्मेटलाच म्हटलं जातं सिंटॅक्स। ओके, तो इसको कवर करेंगे। ये देख लेना पैराग्राफ क्या है यहाँ पे। अ फंक्शन सिंटैक्स, किसी भी फंक्शन का सिंटैक्स रेफर्स टू द लेआउट ऑफ द फंक्शन एंड इंक्लूड्स द इक्वल साइन, फंक्शंस नेम, ब्रैकेट्स, कॉमा, सेपरेटर एंड इट्स आर्ग्यूमेंट। कोई भी क्या सिंटैक्स जो होता है किसको रेफर करते हैं? जो लेआउट जो होता है या जो फॉर्मेट जो होता है फंक्शंस बनाने का, या ऑटोमेटिकली जो फंक्शन ऑलरेडी बनाया है उसका ये लेआउट होता है। ओके, इसमें क्या इंक्लूड होता है? किसी भी फंक्शन में, अब टैली सॉरी एक्सेल में बहुत सारे फंक्शंस है या फॉर्मूलाज है, तो उनको बनाने के लिए, उनको क्रिएट करने के लिए, उनको टाइप करने के लिए उनके एक स्पेशल फॉर्मेट में उनको टाइप करना पड़ता है। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फॉर्मूला हो, वो जब उसको जब हम टाइप करते हैं तो उसका टाइप करने का तरीका फिक्स होता है। कोई भी फंक्शन या कोई भी फॉर्मूला जब आप टाइप करोगे ना, तो सबसे पहले आपको इज इक्वल टू साइन ही लगाना पड़ेगा एक्सेल में। इस साइन अगर आप नहीं लगाते हो तो कोई भी फंक्शन अप्लाई नहीं होगा, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक्सेल में स्टार्ट कहाँ से होता है कोई भी फंक्शन और फॉर्मूला? तो इज इक्वल टू साइन से होता है। नेक्स्ट, उसके बाद आता है फंक्शंस का नेम। इज इक्वल टू साइन देने के बाद उसमें आता है फंक्शंस का नेम। फंक्शन का नेम, क्या आपको फंक्शन करना है? उसको सम करनी है, सब्ट्रैक्शन करना है, मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, या आपको कंपैरिजन करना है, या इंटरेस्ट निकालना है, क्या करना है? तो वो एक्टिविटी के बारे में, मींस उस फंक्शन नेम के बारे में आपको शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, जो एक्सेल ने शॉर्ट फॉर्म प्रोवाइड की है। उसके बाद आपको जो आर्गुमेंट देनी है, सेल्स आर्गुमेंट जो देनी है, जो रेंज देनी है, उसके लिए सबसे पहले आपको पहले वाला ब्रैकेट, मींस ब्रैकेट को स्टार्ट करना पड़ेगा। ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद आप उसमें सेल रेंज दे सकते हो या आर्गुमेंट लिख सकते हो। और अधिक आपको कुछ काम करना है या कुछ और अधिक इंटर करना है उस फंक्शन या फॉर्मूला के अंदर, तो आपको उसको कॉमा देके भी सेपरेट कर सकते हैं। कॉमा का यूज भी कर सकते हैं हम फंक्शन फॉर्मूला में। कॉमा का यूज करने के बाद आपको आर्गुमेंट मींस वो सभी रेंज देने के बाद आपको लास्ट में क्या करना है, उस जो ब्रैकेट आपने वन साइड से यानी कि लेफ्ट साइड से ऑन किया था उसको राइट साइड से ऑफ करना पड़ेगा। ओके, तो ये पर्टिकुलर फॉर्म होता है कोई भी फंक्शंस के सिंटैक्स का। एग्जांपल में आप देख लेना, फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू साइन, ओके, इन इज इक्वल टू साइन सम, सम मींस समेशन करना। ओके, तो
इसमें क्या है, इन ब्रैकेट, ब्रैकेट भी आया है यहाँ पे, इसमें तो साइन आया है, बाद में फंक्शंस का नेम आया है, बाद में ब्रैकेट, ये लेफ्ट वाला ब्रैकेट जो ब्रैकेट हमने स्टार्ट किया है वो एक ब्रैकेट यहाँ पे आया। उसके बाद में D5:D15, ये क्या हो गया, सेल्स आर्गुमेंट हो गई। ये सेल आर्गुमेंट देने के बाद हम इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद जब आप इंटर प्रेस करोगे तब जाके वो फंक्शन या फॉर्मूला अप्लाई करेगा, या आंसर जो आपके सामने है वो डिस्प्ले होगा। तो ये फॉर्मेट जो होता है, इसी फॉर्मेट को, ये पर्टिकुलर फॉर्म में है तो इसी फॉर्मेट को कहेंगे फंक्शंस सिंटैक्स। ओके, द टोटल स्ट्रक्चर, अब याद रखना, दिस टोटल स्ट्रक्चर यानी ये पूरा स्ट्रक्चर, द टोटल स्ट्रक्चर ऑफ दिस सम फंक्शन, ये सम फंक्शन का जो टोटल स्ट्रक्चर है is known as the syntax of the function। अब इस फंक्शन का ये सिंटैक्स है, ऐसा हम यहाँ पे कहेंगे। तो यहाँ पे सिंटैक्स जो आपको फंक्शन बार में दिखाई दे रहा है, ये इसको सिंटैक्स भी कहेंगे आप। ये पूरा जो दिखाई दे रहा है आपको, इक्वल टू सम इन ब्रैकेट F10 इज टू F12 ब्रैकेट क्लोज, ये पूरा क्या है, ये फंक्शन सिंटैक्स है। इसी पार्ट को सिंटैक्स कहेंगे। ओके, यहाँ पे तो आपको क्लेरिफाई हुआ होगा सिंटैक्स क्या है। ठीक है, फॉर्मूला और फंक्शंस को हम कल कवर करेंगे, फॉर्मूला एंड फंक्शंस। दोनों में अंतर क्या है वो जस्ट मैं आपको बताऊंगा, बाद में फंक्शंस और फॉर्मूला के ऊपर बात करेंगे। दोनों में अंतर क्या है, एक्सेल में फॉर्मूला भी होता है और एक्सेल में फंक्शन भी होते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है समझ लेना। यहाँ पे इन एमएस एक्सेल द कैलकुलेशंस कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग आइदर अ फॉर्मूला और अ फंक्शन। एक्सेल में हम कैलकुलेशन करते हैं किनकी मदद से, एक तो फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं और फंक्शन यूज करके भी हम कैलकुलेशन का काम कर सकते हैं एक्सेल में। मगर इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ये आपको आगे बताएगा। फॉर्मूला आर सेल्फ डिफाइंड, रिपीट करता हूं मैं ये सेंटेंस, फॉर्मूला आर सेल्फ डिफाइंड इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। सेल्फ डिजाइन, जो आप अपने मन से कुछ फॉर्मूला क्रिएट करते हो उस डेटा के हिसाब से, तो उसको कहेंगे, जो सिंटैक्स बनेगा, जो आप अपने मन से सिंटैक्स बनाओगे उसको कहेंगे आप फॉर्मूला। ओके, और फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस इन कॉन्ट्रास्ट, फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज दैट कम विथ एक्सेल। जो एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने जो बाय डिफॉल्ट कुछ फंक्शंस को या जो फॉर्मूला या फंक्शंस आपको बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट किए हैं उसी को कहा जाता है फंक्शंस। फंक्शंस कैसे होते हैं, प्री डिफाइंड, ऑलरेडी उनका सिंटैक्स बनाया गया था या ऑलरेडी बनाया है। जिनका सिंटैक्स ऑलरेडी बनाया है उसको कहेंगे फंक्शंस, और जिनका सिंटैक्स आप खुद बनाते हो तो उसको कहेंगे फॉर्मूला। अंतर याद रखना क्या है फॉर्मूला और फंक्शंस में। फॉर्मूला सेल्फ डिजाइन, हम खुद उसको क्रिएट करते हैं, उसका सिंटैक्स हम खुद बनाते हैं, उसको कहेंगे फॉर्मूला। और फंक्शंस किसके कहेंगे, ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ने जो आपको ऑलरेडी बना के दिया है फंक्शंस, सॉरी सिंटैक्स जो ऑलरेडी बना के दिया है उसको हम कहेंगे फंक्शंस, जो प्री डिफाइंड होते हैं बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है इसमें, जो आपको समझ में आया होगा। ऑल फंक्शंस एंड formulas are entered in a cell and must begin with an equal sign। एक बात याद रखना, एमसीक्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक्सेल में कोई भी फंक्शन और फॉर्मूला जब स्टार्ट करते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको वहां पे लिखना है इज इक्वल टू साइन। क्योंकि कोई भी फंक्शन और फॉर्मूला कैसे स्टार्ट होता है, इज इक्वल टू साइन से ही स्टार्ट होता है। ओके, if we entered a calculation such as a5, अब ये तो हम प्रैक्टिकली देख लेंगे यहाँ पे, ये इससे तो आपको ये पता चलेगा कि फॉर्मूला एंड फंक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो ठीक है, आज का सेशन हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, उससे पहले मैं आपकी अटेंडेंस लगाता हूँ यहाँ पे। ठीक है,
गैलरी व्यू। जयश्री, रजनी, अंजलि, इंद्रायणी, विजय, मुस्कान, जाकिर, संपदा, इतने ही लोग हैं हम आज। कल तो छुट्टी है, मंडे को फिर मिलेंगे, इसी पॉइंट को कवर करेंगे, अगले पॉइंट को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपना क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। किसी को कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं अपने साइड का माइक ऑन करके। किसी को बोलना है? ठीक है, कोई बात नहीं, हम मंडे को मिलेंगे।